ओके दोस्तों, तो अगला जो फिगर है दैट इज द हेमिस्फेरिकल शेल। तो इसका हमने बहुत ही ज्यादा स्पेशल पॉइंट पे निकालने वाले हैं। उसके अलावा भी एक दो पॉइंट पे और निकालेंगे, बट राइट नाउ हम अपना जो जोश है उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेट करते हैं। लेट्स सी। सो दिस इज द हेमिस्फेरिकल शेल। शेल मतलब अंदर से हॉलो है, वो बात समझ में आ गया होगा। तो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस टर्मिनोलॉजीज, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द हेमिस्फेरिकल शेल। ये है इसका सेंटर, इसका रेडियस जो है वो है r, जो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है हमारा सिग्मा। सो दिस इज द सेंटर O। बाय सिमेट्री हम साफ साफ देख सकते हैं, जो यहां पर केवल नीचे की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहां पर अंदर यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट O पर, डेफिनेटली वो इसी डायरेक्शन में होने वाला है। सो दिस इज गोइंग टू बी E। सो फाइंड E। तो किस तरीके से निकालेंगे? जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, क्यों ना हम रिंग काटे। यहां पर एट एन एंगल ऑफ थीटा लेट्स कट अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ एंगल डी थीटा। नाउ ये वाला एंगल डी थीटा में जो बेसिकली हमारा एक रिंग कटेगा, दैट विल बी लाइक दिस ओनली। ये वाला रिंग का जो रेडियस होगा, ये वाला रिंग का जो रेडियस होगा, दैट रेडियस विल बी इक्वल्स टू स्मॉल r, और ये जो हमारा थिकनेस होगा दैट विल बी कैपिटल R डी थीटा। नाउ दिस एंगल इज थीटा, दिस इज R, तो स्मॉल r बाय कैपिटल R दैट विल बी इक्वल्स टू कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा। अभी प्रॉब्लम हो जाती। इन सब छोटी छोटी मिस्टेक के चलते ही वीडियो में गलतियां आती है और एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स काटते हैं। मेरे वीडियो में गलती होगी, मैं तो सॉरी बोल के निकल जाऊंगा, और तुम लोग के एग्जाम में मिस्टेक होगी तो -1 होगा। दैट्स अ हार्श रियलिटी। मैं भी खुद भी गुजर के आ चुका हूं सब एग्जामों के थ्रू। सो यू हैव टू बी अ बिट मोर कॉशियस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। कम एज में एक्चुअली कैलकुलेशन फोकस थोड़ा काफी ज्यादा रहता है, बिकॉज यू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस। वी टीच बट वी रियली डोंट प्रैक्टिस, राइट? हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम पढ़ाते हैं और जहां पर बच्चों का डाउट आता है वो सॉल्व करते हैं, बट हम रेगुलरली जो टाइम बाउंड प्रैक्टिस होता है वो नहीं होता है, तो हमारे कैलकुलेशन के ऊपर से फोकस थोड़ी कम रहती है। तो हम अक्सर प्लस को माइनस, ठीक है, 9+2 की जगह पे एक मेरे वीडियो में हुआ है, मैं जानता हूं, मैंने 9-2 करने के अलावा 9+2 किया हूं। सो आई वॉज गेटिंग 11 आउट ऑफ रादर देन 7, ठीक है। तो वो मिस्टेक हुई है, मैं जानता हूं। आई एम नॉट गोइंग टू करेक्ट इट, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें मेन हम मुझसे कॉन्सेप्ट जाननी है। कैलकुलेशन तुम मेरे से बेटर ही करोगे, कैलकुलेशन डेफिनेटली तुम मेरे से बेटर ही करोगे, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो करना सीखो, ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट। हाँ देखो, मैं कैलकुलेशन का बहुत सारे टेक्निक्स जानता हूं। मैं काफी सारे टफ कैलकुलेशंस एक्चुअल में कर सकता हूं, बट एट दिस पॉइंट मेरे लिए वो यूजलेस है, वो तुम्हारे काम का है। तो मैं कैलकुलेशन के टेक्निक्स वगैरह के बारे में भी वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है, जैसे कैसे हम टफ कैलकुलेशंस को अच्छे से आसानी से कर सकते हैं। बट दैट इज फॉर यू, यू हैव टू प्रैक्टिस इट, आई डोंट हैव टू, आई जस्ट हैव टू गिव यू द कॉन्सेप्ट, दैट्स इट। खैर, टाइम पास हो गया काफी सारे। तो स्मॉलर बाय कैपिटल आर जो है वो हमारा साइन थीटा होगा। सो स्मॉलर का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल आर इंटू साइन थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये वाला रिंग का जो करस्पॉन्डिंग एरिया आएगा DA, दैट DA विल बी इक्वल्स टू 2 पाई स्मॉल r इंटू r d थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा। तो हमारे पास जो चार्ज आएगा dq, हमारे पास जो चार्ज आएगा dq, दैट विल बी सिग्मा dA, दैट विल बी 2 पाई सिग्मा r स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये हमारे पास dq आएगा। नाउ बेसिकली इट्स अ रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल r, और जहां से ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस को अगर मैं x बोलता हूं,
ठीक है। x का वैल्यू जो आएगा, ध्यान देना, दैट विल बी r cos थीटा, ठीक है। अच्छा, रिंग के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड DE एक्सियल पॉइंट पे कितना होता है? यहां पर तो रिंग के चलते एक्सियल पॉइंट पे आएगा और वो सारे सेम डायरेक्शन में होगा। मैं डी लिख के उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करने वाला हूं। सो दैट विल बी dq इंटू ये वाला डिस्टेंस x बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2. Please note x square plus r square will be capital R square, so this will be r cube नीचे. So dq 2 pi sigma r square into sin theta d theta into x. X will be r cos theta divided by 4 pi epsilon naught into r cube. So now अगर हम लोग देखें, सो ये आर क्यूब तो पूरा चला जा रहा है और यहां पर भी जो है वो हमारा पाई जो है वो चला जा रहा है, तो यहां पर हमारे पास आ जा रहा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, दैट विल बी माय डीई, एंड दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट sin 2 theta into d theta. And if you see that theta varies from 0 to 90, पूरा का पूरा हेमिस्फीयर को स्पैन करने के लिए थीटा मस्ट वेराई फ्रॉम 0 to 90, तो उसके सेंटर पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल साइन 2 थीटा डी थीटा. And now we have to integrate. So that will be sigma upon 8 epsilon naught minus cos 2 theta. This goes from 0 to pi by 2. Cos pi is minus 1, so that will be 2. तो जो net electric field आएगी E, that will be equals to sigma upon 4 epsilon naught at the center of the hemispherical shell. So you have to remember this result. ठीक है, बहुत जगह पर हमें ये काम आता है. अच्छा, can we do it for like a hemispherical solid hemisphere? What about solid hemisphere? ठीक है, यानी यहां पर जो है एक तरीका तो ये है जो हम डिस्क काटे, रिंग के बदले यहां पर डिस्क काटना एक पॉसिबिलिटी है, बट बेटर क्यों ना हम हेमिस्फेरिकल शेल्स काटे. हेमिस्फेरिकल शेल्स के बारे में हमें डायरेक्टली आइडिया है. सो दिस इज अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर और मास पर यूनिट वॉल्यूम, बिकॉज इट्स अ सॉलिड, तो यहां पर हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम आएगा. तो हम जस्ट अबव द सेंटर निकालना चाहेंगे. एग्जैक्ट सेंटर पे निकालना तो पॉसिबल नहीं क्योंकि वहीं पे चार्ज है. जस्ट लाइक द केस ऑफ डिस्क हम देखेंगे जस्ट अबव द सेंटर निकालना हमारे लिए पॉसिबल है या फिर नहीं है. वी विल सी. ओके, सो इसका रेडियस जो है वो है हमारा आर और जो इसका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है दैट इज रो. तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक पतला सा हेमिस्फेरिकल शेल काट ले रहे हैं लाइक दिस. ठीक है, और इसका रेडियस जो है दैट रेडियस इज एक्स. ठीक है, ओके. सो दिस इज द हेमिस्फेरिकल शेल. मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है. और इसका जो वॉल्यूम है डीवी, उसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका सरफेस एरिया 2 पाई एक्स स्क्वायर इंटू द थिकनेस वी हैव कट, दैट विल बी 2 पाई एक्स स्क्वायर इंटू dx. ये आ जाएगा मेरे पास डीवी वॉल्यूम, राइट. तो
तो इसके करस्पॉन्डिंग जो चार्ज है dq, दैट विल बी इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूं, 2 पाई रो एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है। अच्छा, बाय द वे, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूं, सिग्मा इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, एंड एरिया इज हाउ मच, 2 पाई आर स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एज ऑल्सो द टोटल चार्ज ओवर इट क्यू बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दैट कैन बी रिटन। सो यहां पर जो अगर हम ध्यान दें, यहां पर हमारे पास जो डीई होगा, ये डीई कितना होगा मेरे पास, दैट विल बी डी क्यू 2 पाई रो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की तरह काम जो करेगा, दैट विल बी एक्स स्क्वायर। मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है। ठीक है। सो एक्स स्क्वायर इज गॉन, पाई इज गॉन, एंड एक्चुअली थोड़ा ध्यान देना, मैं इसको डायरेक्टली भी आपसे लिखूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो बहुत छोटा सा मैंने टुकड़ा काटा था, रो क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। dx अगर मैं थिकनेस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया इंटू dx। सो बेसिकली रो इंटू dx विल गिव मी द चार्ज पर यूनिट एरिया, एंड दैट विल बी द इफेक्टिव सिग्मा, जो हम लोग यहां पर साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये समझ में आ चुका है। सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E, रो बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल dx, x टू बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू r। तो हमें सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए भी एक फॉर्मूला आ चुका है, E विल बी सिंपली इक्वल्स टू रो r अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज फॉर द सॉलिड हेमिस्फीयर एंड दिस इज फॉर द हॉलो हेमिस्फीयर, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों केस जो है वो हमें याद रखना है। राइट, मूविंग ऑन, हम लोग अब करने वाले हैं हॉलोस्फीयर और सॉलिड स्फीयर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो फॉर द हॉलोस्फीयर। तो दोस्तों, हॉलोस्फीयर के अंदर कितना होगा और बाहर कितना होगा, उसके बारे में ध्यान देते हैं। लेट्स ट्राई टू एनालाइज। सॉलिड एंगल के बारे में मेरे ख्याल से तुम लोगों को अब आइडिया लग चुका है। सो वी हैव अ हॉलोस्फीयर लाइक दिस। ठीक है, इस पर जो चार्ज है वो है Q, और इसका जो रेडियस है वो है R। फाइंड E एज F ऑफ R। दो केस हम करेंगे जैसे कि हम लोगों ने देखे थे, वो है R लेस देन R और दूसरा R ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कैपिटल R। लेट्स सी। So first case, small r is less than capital R, यानी we are basically talking about the inside point। पहली बात तो याद रखो, E 0 होता है। हॉलोस्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होती है, पहले ये बात तो मान लो। प्रूफ देता हूं, ठीक है। E इज इक्वल्स टू 0। जो लोग ग्रेविटेशन का वीडियो देख चुके हो उनके लिए ये प्रूफ ऑब्वियस है। तो व्हाट वी डू इज, कोई भी जनरल पॉइंट P ले लो, इट डजंट मैटर मैं कहां पर ले रहा हूं, तो वो वाले जनरल पॉइंट P पे मैं एक बेसिकली छोटा सा सॉलिड एंगल बना रहा हूं, दैट इज d ओमेगा। ठीक है, अब वैसी बात है, दोनों तरफ सेम d ओमेगा बनेगा। यहां का डिस्टेंस जो है वो है मेरा r1, यहां का डिस्टेंस जो है वो मेरा है r2। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा
एरिया कटेगा वो मान लो DA1 है और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा बनेगा मान लो वो DA2 है। ठीक है, अच्छा दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, डी ओमेगा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो प्रैक्टिकली यहां पर जो नॉर्मल वेक्टर है मैं उसी तरीके से ले सकता हूं। सो DA1 का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी R1 स्क्वायर इंटू डी ओमेगा एंड DA2 विल बी R2 स्क्वायर इंटू डी ओमेगा। चार्ज पर यूनिट एरिया तो फिक्स है, लेट इट बी सिग्मा and that is nothing but q by 4 pi r square. So dq1 will be sigma r1 square d omega and dq will be dq2 sigma r2 square d omega. For very small charge we can consider it to be a point charge. So this will be DE1 and this will be DE2. This will be DE1 and this will be DE2. Now what will be the value of DE1? That will be DQ1 by 4 pi epsilon naught R1 square, the distance is R1. And यहां पर अगर हम ध्यान दें, इसको अगर हम पुट करें R1 स्क्वायर कट सिग्मा डी ओमेगा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड DE2 विल बी DQ2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर. It will also come out to be sigma d omega by 4 pi epsilon naught square and 4 pi epsilon naught. So net जो हमारे पास होगा DE that will be DE1 minus DE2 that will be 0. तो अंदर जो है हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो तो हमेशा ही 0 होगा. And now we will consider the next case, case 2. R is greater than or equals to capital R. यानी basically we are talking about surface and outside. For outside, take it as a point charge at a center. Simply take it as a point charge as center. उसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही आएगा. यानी पहले वैल्यू तो याद कर लो. E will be equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square for R greater than or equals to capital R. ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा E सरफेस होगा that will be the maximum electric field that will be Q by 4 pi epsilon naught capital R square. ठीक है, अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और बाहर के पॉइंट के लिए हम ये वाले हॉलोस्फीयर को सिंपली सेंटर पे कंसेंट्रेट करता हुआ एक पॉइंट चार्ज की तरह एज्यूम कर सकता हूं. यहां पर अगर हम ध्यान दें, what will be the derivation? A bit tough. If we actually want to derive, it is a bit tough. Still, let's see. So this is the holosphere. इसके सेंटर से R दूरी पे कोई एक पॉइंट है P. Now, at a general angle of theta, let's cut a small strip like this for d theta. ठीक है, एक रिंग काट लिया. वो d theta दिखा नहीं रहा हूं, गंदगी मच जाएगी इसलिए.
एंड ये वाला जो लेंथ होगा दैट विल बी इक्वल्स टू आर डी थीटा. दिस विल बी द रेडियस स्मॉल आर, सॉरी कुछ आर नॉट मान लो इसका रेडियस. दिस इज कैपिटल आर, दिस इज थीटा. सो रेडियस को मैं सिंपली अगर कैपिटल आर के टर्म्स में लिखूं दैट विल बी कैपिटल आर इंटू साइन थीटा. ठीक है, समझ में आया? एंड सो ये वाला रिंग का जो एरिया होगा डी ए दैट विल बी 2 पाई कैपिटल आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा. सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा. सिग्मा जो है, इसका सिग्मा जो है, if we say sigma that will be equals to q by 4 pi capital R square. Simply if we put, we will get dq. तो dq जो हमारे पास आएगा, this into this pi r square gone, so it will be sigma by q by 2 into sin theta डी थीटा. सो दिस अ रिंग जिसका रेडियस जो है दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल आर साइन थीटा. और ये वाले रिंग से जो ये डिस्टेंस आएगा, ये वाला रिंग से जो ये डिस्टेंस आएगा, दिस डिस्टेंस विल बी नथिंग बट स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर कॉस थीटा. ठीक है. सो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डीई वो कितना आएगा? Q बाई 2 साइन थीटा डी थीटा स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और नीचे जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू आर साइन थीटा का होल स्क्वायर स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2. दैट वी आर गोइंग टू गेट. ठीक है, मेरे ख्याल से ये हमें समझ में आ चुका है. सो इसको अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं, डीई Q by 8 pi epsilon naught small r minus capital R cos theta into sin theta d theta. और नीचे जो आएगा that will be r square plus small r square minus 2 small r capital R cos theta to the power 3/2. ये हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर मुझे निकालना है E, दिस हैज टू बी इंटीग्रेटेड. पूरा का पूरा स्पैन करने के लिए ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट पे जाना है. दैट विल बी 0 to pi. ठीक है, दैट विल बी फ्रॉम 0 to pi. वी कैन सी दैट, राइट. इसको हमें कंप्लीटली इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट करते हुए फिर हमें यहां पर आगे बढ़ना है. दिस इंटीग्रेशन इज बिट टीडियस. ठीक है, आई एम नॉट डूइंग इट एक्चुअली. एक पार्ट तो करना आसान है, और वो है आर साइन थीटा वाला. नीचे वाले को जेड स्क्वायर मान लो, बाकी सारे टर्म तो खत्म हो जाएगा. जो साइन थीटा कॉस थीटा वाला टर्म है उस चीज के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा. वो वाला इंटीग्रेशन विल बी अ बिट टीडियस वन. ठीक है, बिट मतलब काफी टीडियस वन. तो उसको इंटीग्रेट करने में हमें थोड़ी मेहनत लगेगी. ठीक है, एंड फाइनल जो इसका आंसर आएगा, ट्रस्ट मी, इट विल कम आउट टू बी दिस. ठीक है, ये इंटीग्रेशन मैंने बार करके देखा था, तो इस पे ये आएगा तुम्हारा फाइनली Q by 4 pi epsilon naught R square. खैर इंटीग्रेशन जान के करोगे भी क्या, वो तो एग्जाम में पूछा नहीं जा सकता है, बट हाँ इस तरीके से रिंग काट के भी हम सॉल्व कर सकते हैं. और ये इस बात को भी साबित करता है जो हमारा तरीका है वो करने का, क्या
जो होलोस्फीयर में अगर हमारा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, बाहरी पॉइंट के लिए सिंपली उसको सेंटर पे कंसंट्रेट कर डालो एज अ पॉइंट चार्ज एंड वी आर डन. इफ वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ E वर्सेस R, तो R इक्वल्स टू कैपिटल R तक जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज गोइंग टू बी 0 एंड सरफेस पे जो वैल्यू हिट करेगा दैट विल बी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R square, and after that it will decrease continuously like this. ठीक है. होलोस्फीयर को विदाउट इंटीग्रेशन भी हम बाद में प्रूफ करने वाले हैं, बट राइट नाउ तरीका हम लोगों ने जान लिए हैं. प्रूफ इंटीग्रेशन नहीं किया हमने, भरोसा रखो इंटीग्रेशन में एक बार करके दिखाऊं. इट्स अ पैथेटिक वन, ट्रस्ट मी, इट्स अ पैथेटिक वन. वो इंटीग्रेट करके लेकिन ये आता था. ठीक है, ट्रस्ट मी. एंड देन बाकी जो है इसका एक जो दूसरा प्रूफ है वो मैं जब टाइम आएगा उस टाइम पे दे दूंगा. सो होलोस्फीयर इज डन. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिगर इज सॉलिड स्फीयर. ओके दोस्तों, तो अगला इंपॉर्टेंट फिगर है सॉलिड स्फीयर. तो मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसका टोटल चार्ज जो है वो है हमारा Q और इसका रेडियस जो है वो है हमारा R. ठीक है, तो यहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ R. तो पहला केस अगर हम ध्यान दें, यहां पर आसान केस, स्मॉल r इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कैपिटल R, यानी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज आउटसाइड पॉइंट. ठीक है, तो अगर आउटसाइड पॉइंट है तो सिंपल सी बात है, बाहर से देख के तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा ये सॉलिड है या फिर हॉलो है. तो वी कैन simply concentrate it as a point charge at a center. हम सिंपली इसको पॉइंट चार्ज एट ए सेंटर जो है उसको कंसंट्रेट कर सकता हूं, जो हम लोगों ने होलोस्फीयर के लिए किए थे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड E जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर. ठीक है, एंड इसका भी जो स्पेशल केस है वो है E सरफेस. तो E सरफेस जो हमारे पास आएगा दैट E सरफेस विल बी सिंपली इक्वल्स टू Q by 4 pi epsilon naught capital R square. So that will give me the electric field at the surface. मेरे ख्याल से ये हमें समझ में आ चुकी है, राइट. सो सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गया है, और ये वाला चीज को अगर हम आगे एक्सटेंड करें तो हम दूसरा केस हम कंसिडर करते हैं, केस 2. R is less than R, यानी what we are talking about is inside. अच्छा, यहां पर इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड के केस में हमारा 0 नहीं होता है. ठीक है, सो क्या करेंगे, ध्यान दो. ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमने अभी अभी जो समझे हैं उसी बात को आगे एक्सट्रापोलेट करता हूं. तो ये है मेरा रेडियस स्मॉल r जहां पर मुझे निकालना है, और यहां पर मैं करस्पॉन्डिंग स्फीयर जो है वो करस्पॉन्डिंग स्फीयर को मैं कट कर रहा हूं. यहां पर जो करस्पॉन्डिंग स्फीयर है उस करस्पॉन्डिंग स्फीयर को मैं कट कर रहा हूं. ध्यान दो, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाहर में किसी का भी कंट्रीब्यूशन जो होगा वो चार्ज का डेफिनेटली नहीं होने वाला है. द रीजन बीइंग, बाहर का जो भी हमारा टुकड़ा होगा उसको मैं एक पतला सा शेल की तरह तो हमेशा एज्यूम कर सकता हूं, और ये वाले शेल के रेस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट P जो है
वो हमारा अंदर का पॉइंट है, तो अंदर का पॉइंट का हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली जीरो होगा। सो E ड्यू टू एनीथिंग आउटसाइड इट विल बी डेफिनेटली जीरो। और इनसाइड स्फीयर के लिए तो ये सिंपली एक सरफेस का पॉइंट है, तो E फॉर द इनसाइड पार्ट विल बी सिंपली कैन बी रिटन एज, ये वाले के अंदर मान लो चार्ज है Q डैश, दैट विल बी Q डैश बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट द रेडियस ऑफ द स्फीयर। मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ चुकी है, राइट। सो E आउट के बाहर के चार्ज के चलते कंट्रीब्यूशन जो होगा वो डेफिनेटली जीरो होगा, क्योंकि बाहर का जो भी चार्ज है उनको पतले पतले शेल्स में तोड़ लो, उनका नेट कंट्रीब्यूशन जो होगा वो डेफिनेटली जीरो होगा। और इनसाइड पॉइंट के लिए ये इनसाइड चार्ज के लिए ये एक सरफेस का पॉइंट है, तो उसके लिए जो हमने सरफेस का निकाले हैं उसी को हम डायरेक्टली इस्तेमाल करने वाले हैं। सो लेट्स सी, जो हमारा E इन होगा उस पर क्या करेंगे, अब Q का वैल्यू लिख दो, दैट विल बी द चार्ज डेंसिटी रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर। तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E, that will be equals to rho r by 3 epsilon naught, and if we try to write it vectorially it will be like this। तुम अगर चार्ज के टर्म्स में लिखना चाहो, तो this can be rho can be written as Q by 4/3 pi r cube into 4/3 pi small r cube by 4 pi epsilon naught r square, that will be equals to Q small r by 4 pi epsilon naught into r cube। This form has to be remembered। अच्छा भाई साहब एक चीज ध्यान देना, ये वाले रिजल्ट पे भी अगर तुम स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R पुट करोगे तो भी यू विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द सरफेस ओनली। अगर सॉलिड है तो सरफेस को हम किस तरीके से निकाल रहे हैं इट डजंट मैटर, ठीक है। दोनों केस में हमारा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर ही आने वाला है। तो सॉलिड के केस में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ को प्लॉट करूं, दिस इज E, दिस इज R, तो दिस इज R इक्वल्स टू कैपिटल R द सरफेस। तो इनिशियली जो है ये हमारा ऐसे लिनियरली इंक्रीज करेगा, इनिशियली ये हमारा लिनियरली इंक्रीज करेगा, सेंटर पे डेफिनेटली जीरो होगा, एंड आफ्टर द सरफेस इट विल डिक्रीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज नथिंग बट द ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ G, क्योंकि अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन दोनों तो हमारा सेम रूल्स फॉलो करता है, और मैक्सिमम जो आएगा वो हमारा सरफेस पे आएगा, दैट विल बी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो सॉलिड स्फीयर के अंदर और बाहर दोनों के लिए हमने निकाल लिए हैं। अंदर के लिए वेक्टोरियल फॉर्म जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज पे ध्यान देना, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द थिक वायर, ठीक है। तो सबसे पहले थिक हॉलो वायर, तो थिक हॉलो वायर में क्या आने वाला है, लेट्स सी। तो दोस्तों ध्यान देना, मेरे पास एक इनफाइनाइट वायर है, बट द ओनली डिफरेंस इज इट हैज सम रेडियस, ठीक है। इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ इज स्टिल लैम्डा, इसका रेडियस जो है वो है हमारा कैपिटल R। दिस इज इनफाइनाइट, दिस इज माइनस इनफाइनाइट। स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। अच्छा, जैसे कि हमने हॉलो स्फीयर के लिए प्रूफ किए थे, एग्जैक्टली सिमिलर प्रूफ हम यहां पर भी दे सकते हैं। ध्यान दो, इसका टॉप व्यू ले लो
और एंगल्स काट दो, मेरे ख्याल से वो अपने आप समझ में आ चुका है। ठीक है, तो E इनसाइड जो होगा that will be definitely equals to 0 and this is true for R less than R। और जैसे कि हम लोगों ने यहां पर स्फीयर के केस में क्या था, पॉइंट सिमेट्री था। यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास लाइन सिमेट्री है, यानी एक्सियल सिमेट्री है। तो जहां जैसे कि वहां पर हमने स्फीयर को सेंटर पर कंसंट्रेट किए थे, एग्जैक्टली वैसे ही फॉर आउटसाइड वी कैन कंसीडर इट एज एन इनफाइनाइट वायर ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा, एंड E आउटसाइड जो हमारे पास आएगा that will be simply equals to lambda upon 2 pi epsilon naught into small r। This is for r greater than or equals to r। So E surface जो आएगा that will be equals to lambda upon 2 pi epsilon naught into capital R। If I plot the graph here, so it will be just like hollow sphere। This is E, this is R। यहां पर अगर हम ध्यान दें, ये है हमारा कैपिटल R, वहां तक हमारा 0 रहेगा एंड आफ्टर दैट इट विल डिक्रीज। ध्यान देना, लैम्डा इंटू स्मॉल r कांस्टेंट है, सो दिस विल बी अ पार्ट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस विल बी अ पार्ट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑकर एट दिस सरफेस लैम्डा बाय 2 pi epsilon naught into capital R। Moving forward, we have a thick solid wire। अच्छा, सॉलिड वायर के केस में भी ट्राई टू अंडरस्टैंड, बाहर से देख के तो मालूम नहीं पड़ेगा जो हमारा हॉलो है या फिर सॉलिड है। तो E will be simply equals to lambda by 2 pi epsilon naught R अगर हमारा R ग्रेटर देन और इक्वल्स टू R हुआ तो आउटसाइड पॉइंट के लिए तो जो हॉलो का है वही हमेशा हमारा सॉलिड का ही होता है। और यहां से मैं लिख सकता हूं जो हमारा E सरफेस है दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 pi epsilon naught into capital R। ठीक है, E surface जो होगा that will be equals to lambda by 2 pi epsilon naught capital R। What about inside? अच्छा, for inside जो लॉजिक हमने स्फीयर के लिए किए थे वही वाला काम हम लोग यहां पर भी करने वाले हैं। बस यहां पर जो इफेक्टिव लैम्डा है उसको हमें निकालना है। तो ध्यान देना दोस्तों, मैं किस तरीके से निकाल रहा हूं। सो दिस इज द इनफाइनाइट वायर। अच्छा, जैसे कि वहां पर हम लोगों ने ध्यान दिए थे जो कि बाहर का सारे शेल्स का हमारा 0 हो जाएगा, तो अंदर के लिए जब मैं रेडियस स्मॉल r का ये वाला ट्यूब काट लूंगा लाइक दिस इज स्मॉल r, तो इसके बाहर जितने भी चार्ज है, जैसे मैंने यहां पे शेल्स काटा था यहां पर वैसे ही पतले पतले सिलिंड्रिकल शेल्स काट लो, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर भी हमारा बाहर वाले के चलते जो हमारा कंट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी 0।
बाहर वाले के चलते जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा 0, और अंदर वाले को मैं ऑब्वियस सी बात है सेंटर पे कंसंट्रेट कर सकता हूं, बट ऑब्वियस सी बात है चार्ज जो है वो हमारा पूरा वॉल्यूम में फैला हुआ है। इस वाले का इफेक्टिव जो लैम्डा डैश है वो लैम्डा डैश मुझे निकालना पड़ेगा। लैम्डा डैश निकालने का बेस्ट तरीका, मान लो जो टुकड़ा में काटा हूं उसका लेंथ है L, तो चार्ज Q जो है पूरे वॉल्यूम में दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा L। ठीक है, वॉल्यूम जो है दैट इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर L, तो जो रो आएगा दैट विल बी कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई पाई आर स्क्वायर, जो कि ऑब्वियस सी बात है आना भी चाहिए था, क्योंकि अगर मैं चार्ज पर यूनिट लेंथ को क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर दूंगा दैट विल गिव मी द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और ये जो मैंने अंदर काटा हूं उसका वॉल्यूम V डैश कितना है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू L। सो जो हमारा Q डैश आएगा दैट विल बी रो इंटू V डैश, दैट इज लैम्डा आर स्क्वायर L बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो जो मेरा लैम्डा डैश होगा दैट विल बी Q डैश अपॉन L, दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा आर स्क्वायर बाई दिस। और ये वाले लैम्डा के लिए ये सरफेस का पॉइंट है, ये वाले इसका सिलेंडर का रेडियस है स्मॉल r, तो जो मेरा अंदर का E आएगा दैट विल बी नथिंग बट लैम्डा डैश बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, दैट विल बी लैम्डा स्मॉल r बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है उसको मैं लिख देता हूं, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, सॉरी, एंड लैम्डा स्मॉल r बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय द वे यहां पे और एक चीज ध्यान देना, लैम्डा बाई पाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट रो, तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो वेक्टोरियली E इनसाइड वेक्टर को याद रखना दैट इज रो आर वेक्टर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। स्फीयर के लिए होता है रो आर वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, यहां पर जो होता है दैट इज रो आर वेक्टर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। It's an amazing thing. The sphere has a 3D symmetry. इससे नीचे 3 आता है, and this wire has a 2D symmetry. अगर z axis के along length है, x और y symmetrical है, so here we get rho r vector by 2 epsilon naught. So try to think about like a 1D symmetry. कुछ होता है या नहीं वैसा, think about it. ठीक है, टाइम है उसके लिए। सो ये हमारा वेक्टोरियल फॉर्म में भी अंदर वाले को याद रखना है, क्योंकि आगे हमें ये काम आता है। एंड इफ आई प्लॉट द ग्राफ ओवर हियर, सो दिस इज E एंड दिस इज R। सो इफ वी प्लॉट, ये यहां पर पहले लिनियरली इंक्रीज करेगा एंड आफ्टर दैट लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला it will decrease. ठीक है, नाउ ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R. सो दिस विल बी द केस ऑफ थिक हॉलो थिक सॉलिड वायर। तो लगभग हमने सारे फिगर्स कर लिए हैं। एक बार वापस इनफाइनाइट सरफेस पे आते हैं। ठीक है, एक बार वापस इनफाइनाइट सरफेस पे आते हैं। लेट्स सी,
ओके दोस्तों, तो अगला स्टैंडर्ड फिगर जो हम करेंगे वो है हमारा इनफाइनाइट सरफेस। इनफाइनाइट सरफेस का मैंने एक तरीके से तुम लोगों को पहले ही निकाल के दिया था। अब हम लोग एक दूसरे तरीके से निकालने का ट्राई करते हैं। लेट्स सी वहां से भी मेरे पास सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आता है या नहीं आता है। सो द फिगर इज इनफाइनाइट सरफेस। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स सी क्या बोला है। मेरे पास जो सरफेस है उसका डायमेंशन बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, यानी मैं एंड पॉइंट्स ड्रॉ तो कर रहा हूं लेकिन वो एक्चुअली एंड पॉइंट्स है नहीं। अब यहां पर कोई भी एक पॉइंट पर मेरा एक पॉइंट है P, स्पेस में एक पॉइंट है P। ये वाले P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, प्रोवाइडेड ये हमारा सिग्मा है। ठीक है, राइट। सो ये मेरा वो लाइन है। तो मैंने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, ध्यान दो। मैंने यहां से एक से दूरी पर एक का पतला सा स्ट्रिप काट लिया ऑफ थिकनेस dx। यहां से x दूरी पर मैंने एक पतला सा स्ट्रिप काट लिया ऑफ थिकनेस dx। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये वाला जो मेरा थिकनेस होगा दैट विल बी एन इनफाइनाइट वायर। ठीक है, और इसका जो मेरा इफेक्टिव लैम्डा होगा, डी लैम्डा बोल दो इसको, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू dx। एक यूनिट लेंथ काट लो, थिकनेस dx है तो एरिया इज 1 इंटू dx। तो मेरे पास ऑब्वियसली बात है डी लैम्डा जो आएगा दैट विल बी नथिंग बट सिग्मा इंटू dx। अब इसके चलते जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा कुछ इस तरीके से होगा। ये पॉइंट का डिस्टेंस है मान लो r। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं इसका टॉप व्यू लेके दिखा दे रहा हूं। इस फिगर का बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसका टॉप व्यू दिखा दे रहा हूं। ये मेरे पास वो इनफाइनाइट शीट है जो मुझे एक बेसिकली लाइन नजर आएगा। यहां से r दूरी पे मेरा एक पॉइंट लिया था मैंने, और ये जो डिस्टेंस था दैट डिस्टेंस इज x। अच्छा, ये जो सारे वायर्स हैं वो मेरे से अंदर बाहर है। ठीक है, तो इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो DE मेरा इस तरीके से होगा। दिस इज r, दिस इज x, तो ये वाला लेंथ जो आएगा दैट विल बी अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सो DE का जो वैल्यू आ जाएगा मेरे पास दैट विल बी d लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, DE आ जाएगा। अब ये वाले DE का दो कंपोनेंट होगा, एक ऐसा और एक ऐसा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर इक्वल डिस्टेंस x पर एक टुकड़ा काटूंगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा। तो ये वाला कंपोनेंट जो है लेफ्ट वाला कंपोनेंट वो तो हमारा डेफिनेटली कैंसिल आउट हो जाएगा। जो मेरा काम का कंपोनेंट है इसको अगर मैं थीटा बोलता हूं, सो जो हमारा DE नेट होगा दैट विल बी नथिंग बट DE इंटू कॉस थीटा। एंड कॉस थीटा का वैल्यू है r बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू d lambda into r by 2 pi epsilon naught x square plus r square। ये मेरे पास DE नेट आएगा एंड दिस विल बी इक्वल्स टू कितना आएगा, सिग्मा r बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E नेट दैट विल बी सिग्मा r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर।
नाउ x का जो लोअर लिमिट होगा दैट विल बी माइनस इंफिनिटी और x का जो अपर लिमिट होगा दैट विल बी प्लस इंफिनिटी. एंड नाउ इफ आई इंटीग्रेट दिस इज नथिंग बट 1 by r into tan inverse x by r. r तो मेरा कट जाएगा. दैट विल बी सिग्मा बाय 2 pi epsilon naught tan inverse x by r. This is integrated from minus infinity to plus infinity. Now tan inverse infinity will be nothing but tan inverse infinity कितना आएगा मेरे पास? It can be taken as pi by 2. It's a very vague way of saying. मैं exactly तो x को infinite put नहीं कर सकता हूं. I am talking about the limiting values. और minus infinity पे जो आएगा वो कितना आएगा? Minus pi by 2. तो pi by 2 minus pi by 2 will make it pi. So this will be simply into pi. So this will come out to be sigma upon 2 epsilon naught. So this will give me the net electric field at any point and it is independent of r. हम ये चीज भी साफ साफ देख सकते हैं. तो जो हम लोगों ने डिस्क के तरीके से डिराइव किए थे, इनफाइनाइट वायर काट के भी इसको हम डिराइव कर सकते हैं. ठीक है. So now we are moving on to the last standard figure, and the last standard figure is nothing but a thick solid plate. ठीक है. Now हमारा जो थिक सॉलिड प्लेट है वो सॉलिड प्लेट में इसका साइड व्यू ड्रॉ कर दे रहा हूं. ये है मेरा सॉलिड प्लेट. ये वाला डिस्टेंस जो है वो है मेरा 2D. ये वाला जो ऊपर एरिया तुम्हें दिख नहीं रहा है वो A है. A इज वेरी लार्ज. ठीक है, समझ में? A इज वेरी लार्ज. इसका जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है दैट इज रो. तो फाइंड field at a general point. We have to find the field at a general point. तो वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं उसके बारे में एक आइडिया देखते हैं. ठीक है. अच्छा, सो दो केस बनेगा. पहला केस, केस 1 फॉर जनरल आउटसाइड पॉइंट. ठीक है. अच्छा, इस पर जो हमारा सेंट्रल लाइन, सेंट्रल हमारा जो सिमेट्रिक प्लेन है वो मैंने ड्रॉ कर लिया. दिस इज द सिमेट्रिक प्लेन. पॉइंट P मेरा मान लो बाहर है इस तरीके से. सेंट्रल प्लेन से इसका डिस्टेंस जो है वो है मेरा x. राइट. सेंट्रल प्लेन से जो डिस्टेंस है वो है मेरा x. तो किस तरीके से करेंगे? ऑब्वियस बात है, हमें टुकड़े काटने पड़ेंगे. ठीक है. यानी किस तरीके से? सो दिस इज द सेंट्रल प्लेन. मैं यहां से कोई भी एक जनरल r दूरी पे, मैं यहां पर से कोई भी एक जनरल r दूरी पर मैंने एक का पतला सा स्ट्रिप काट लिया. ठीक है. ऑफ थिकनेस dr. और इसके अंदर ये मेरा फील्ड है. क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो मेरा A है. तो ऑब्वियसली बात है जो मेरा वॉल्यूम होगा dv दैट विल बी इक्वल्स टू A इंटू dr. तो dq जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू रो A इंटू dr. सुनाओ, अगर मैं इसका चार्ज पर यूनिट एरिया में कंसीडर करूं, क्योंकि थिकनेस बहुत कम है, इसको प्रैक्टिकली में एक इनफाइनाइट सरफेस जो है वो मैं एज्यूम कर सकता हूं. तो मेरा जो डी सिग्मा होगा दैट विल बी दोस्तों dq अपॉन A दैट विल बी रो dr. ठीक है. यहां पर मेरा पॉइंट P है. अच्छा, क्योंकि ये सरफेस है इससे डिस्टेंस तो मैटर नहीं करता है,
तो सिंपली जो मेरे पास फील्ड आएगा डीई, that will be d sigma by 2 epsilon naught, that will be rho by 2 epsilon naught integral dr. ठीक है, मतलब सॉरी हाँ dr। तो जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा that will be rho by 2 epsilon naught इंटीग्रल dr। और इसका अगर मैं इंटीग्रेशन का लिमिट देखूं, लोअर लिमिट जो होगा दैट विल बी माइनस डी एंड द अपर लिमिट विल बी प्लस डी, दैट विल बी इक्वल्स टू रो डी बाई एप्सिलॉन नॉट। दैट मेक्स अ थिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ध्यान दो, क्योंकि अल्टीमेटली हम काट तो इनफाइनाइट प्लेन्स ही रहे हैं, हम काट जो रहे हैं वो तो इनफाइनाइट प्लेन्स ही रहे हैं, और इनफाइनाइट प्लेन में डिस्टेंस मैटर नहीं करता है। तो मैं ऐसे प्लेन्स को काट के स्पेस में कहीं पर भी एक ही जगह पे अगर लगा दूं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके बदले अगर मैं एक ही डिस्टेंस पे लगा दूं तो भी इन दैट केस, क्योंकि डिस्टेंस इंडिपेंडेंट फील्ड है तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्यों ना एक काम करे, ये पूरा चीज को मैं कॉम्प्रेस कर दूं, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो जो मेरा क्यू टोटल आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू रो ए इंटू 2d, और इसको मैंने एक ही जगह पे चिपका दिया हूं, तो बेसिकली अब ये इनफाइनाइट सरफेस बन गया है। इसका जो मेरा सिग्मा इफेक्टिव होगा that will be q total by a, that will be nothing but a rho into 2d। so ये वाला क्वेश्चन को मैंने इफेक्टिवली किस पर कन्वर्ट कर लिया हूं वो देखो। जो मेरे पास a का सिग्मा इंटू 2d का रो इंटू 2d का सिग्मा है, और यहां पर मेरे पास कोई भी एक जनरल पॉइंट है p एट अ डिस्टेंस ऑफ x, तो E जो आएगा दैट विल बी सिग्मा इफेक्टिव बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी रो डी बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो ये वाले बात को अगर हम समझ लिए हैं तो सिंपली एक काम करते हैं, हम सेकंड केस की ओर जाते हैं। इनसाइड पॉइंट। तो इनसाइड पॉइंट में क्या है, ये सेंट्रल लाइन से मान लो x दूरी पे मेरा पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है, सेंट्रल दूरी से जो x के ऊपर मेरा पॉइंट है, ये पूरा सिचुएशन को मैं रिड्रॉ कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये है मेरा पूरा प्लेट, ये मेरा पॉइंट P का प्लेन है, पॉइंट P जो प्लेन में एग्जिस्ट करता है वो ड्रॉ कर दिया मैं। सो दिस थिकनेस विल बी नथिंग बट कितना, ये डिस्टेंस अगर मेरा x है तो ये डिस्टेंस जो आएगा दैट विल बी d माइनस x, और ये डिस्टेंस जो आएगा वो d प्लस x होगा। और इसके ऊपर जितना भी चार्ज है, ये सारे के सारे मुझे ऐसे P पॉइंट पे नीचे की तरफ फील्ड क्रिएट करना चाहता है, और इसके नीचे जितना भी चार्ज है, इसके नीचे पे जितना भी चार्ज है, वो सारे के सारे पॉइंट ऊपर की तरफ फील्ड क्रिएट करना चाहता है। सो इस पे जो नीचे की तरफ फील्ड क्रिएट करना चाहेगा, तो ऊपर के सारे चार्ज को मैंने चिपका के एक सिंगल प्लेट पे कन्वर्ट कर दिया। इसका जो सिग्मा 1 होगा दैट विल बी नथिंग बट रो इंटू डी माइनस एक्स, और नीचे वाले को भी सारे को चिपका दो, रो इंटू डी प्लस एक्स।
नाउ यहां पर है मेरा पॉइंट P, तो नीचे वाले के चलते ऊपर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड E2। ऑब्वियसली बात है, नीचे चार्ज ज्यादा है तो इफेक्टिवली तो ऊपर की तरफ ही होगा। और सिग्मा 1 के चलते नीचे की तरफ है E1। अच्छा, E1 का जो वैल्यू आएगा वो E1 का वैल्यू कितना आएगा मेरे पास? E1 का वैल्यू मेरे पास कितना आएगा? दैट विल बी सिंपली सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। और E2 का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट विल बी E2 माइनस E1 सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नाउ यहां पर अगर ध्यान दो, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 करूंगा, डी कटेगा, तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू रो 2x बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E जो आएगा दैट इज अ रो x बाय एप्सिलॉन नॉट। E जो आएगा दैट इज रो x बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर जो है ये इनसाइड पॉइंट के लिए ट्रू है। अगर मैं वेक्टोरियली लिखूं, वाओ, दैट्स अ प्रीटी अमेजिंग रिजल्ट टू बी एक्चुअली अगर हम ध्यान दें, इट्स अ प्रीटी अमेजिंग रिजल्ट। स्फीयर में 3D सिमेट्री होता है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो वहां पे होता है रो एक्स वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। सिलेंडर में 2 एक्सेस इक्विवेलेंट होता है, जेड अलग होता है, एक्स और वाई एक जैसा होता है, ठीक है। तो वहां पर जो है हमारा आता है रो एक्स वेक्टर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर हमारा केवल एक सिंगल सिमेट्री होती है, और सिंगल सिमेट्री के कारण यहां पर आता है रो एक्स बाय 1 एप्सिलॉन नॉट। इट्स अ प्रीटी अमेजिंग रिजल्ट, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, ठीक है। बाकी ऐसे 3, 2 और 1 का कोई वैसे फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट अ प्रीटी नाइस हमारा जो कोइंसिडेंस है वो हम देख सकते हैं। जो यहां पर तीनों का फॉर्मूला को एक साथ देख लो, प्लेन 1D सिमेट्री 1 एप्सिलॉन नॉट, जो हमारा सिलेंडर है उसमें 2D सिमेट्री है, तो दैट मेक्स इट क्या है, रो एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड स्फीयर जो है 3D सिमेट्री है, रो एक्स बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। दैट्स अ प्रीटी नाइस कोइंसिडेंस, इसको याद रखने में हमें काफी आसानी मिलती है। तो इनसाइड पॉइंट के लिए सिंपली रो एक्स वेक्टर बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। एंड ध्यान देना, इफ आई प्लॉट द ग्राफ, सरफेस का तुम लोग साफ साफ वेरीफाई कर लो, एक्स को डी पुट करके तुम बाहर से कैलकुलेट करो या अंदर से कैलकुलेट करो, इट डजंट मैटर। तो बाहर के लिए भी वही आएगा रो डी बाई एप्सिलॉन नॉट, जो यहां पर भी एक्स को हम डी पुट करेंगे तो भी वही आने वाला है। सो इफ इज दिस इज ई वर्सेस एक्स ग्राफ, so initially it will linearly increase or decrease like this, ठीक है। so this is d, this is minus d, and then this is like this, और जो उसके बाद तो कांस्टेंट है, ये जो है this is a rho d by epsilon naught, and this value will be minus rho d by epsilon naught। तो दोस्तों, इसी के साथ जितने भी स्टैंडर्ड फिगर्स हमें करने याद रखने की जरूरत है वो हमारा समाप्त होता है। याद और कुछ नहीं रखना है। हाँ, एप्लीकेशन इनके बहुत सारे होंगे, इनके सारे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बट याद जो रखना है वो तो हमारे यही सारे स्टैंडर्ड फिगर्स रखना है, ठीक है। तो अब मैं एक नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैविटीज, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज। देखो, नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट मैंने ग्रेविटेशन में कराया था, दैट वाज एन हाइपोथेटिकल वन। इन द केस ऑफ चार्ज इट्स अ रियल वन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है,
बट सुपरपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट मैंने ग्रेविटेशन में बताया था वही कॉन्सेप्ट मेरा नेगेटिव चार्ज के लिए यहां पर भी बरकरार रहने वाला है। तो 2-3 एप्लीकेशन के थ्रू मैं समझा देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। राइट? ओके दोस्तों, तो ये है हमारा स्फेरिकल कैविटी। ये स्फेरिकल कैविटी के बारे में सबसे पहले समझते हैं। ठीक है? अच्छा, क्या है, मेरे पास एक बड़ा सा स्फीयर है और उसके अंदर मेरे पास एक छोटा सा स्फीयर है। ठीक है? और अब जो है यहां पर जो हमारा है ये छोटा सा स्फीयर जो है इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, बाकी सब में यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, दैट इज रो। ठीक है? तो उस कैविटी के अंदर अगर कोई भी जनरल पॉइंट पी है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हमें निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे उसके बारे में समझते हैं। जहां पर चार्ज नहीं है दैट कैन बी थॉट ऑफ एज इक्वल प्लस रो एंड माइनस रो। तो बड़े वाले का जो कंट्रीब्यूशन है वो अगर पॉइंट पी में E1 वेक्टर है और छोटे वाले का कंट्रीब्यूशन अगर E2 वेक्टर है तो हमारा P पॉइंट का जो नेट फील्ड होगा दैट विल बी नथिंग बट E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो अब थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ करते हैं। तो मान लो ये है मेरा बड़ा स्फीयर। ठीक है? और यहां पर है मेरा पॉइंट P। तो बड़ा स्फीयर के रिस्पेक्ट में ये मान लो इसका सेंटर से पॉइंट P हमारा R1 वेक्टर की दूरी पे है ना। भाड़ में जाए ये कैविटी ए माइनस रो, भाड़ में जाए ये माइनस रो प्लस रो के चलते तो डेफिनेटली ये एक इनसाइड पॉइंट है। तो इसके चलते जो मेरा E1 वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू रो R1 वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। और अब जो है भूल जाओ बड़े वाले को, मैं केवल छोटा वाला स्फीयर अगर बनाता हूं, यह है थोड़ा सा अजीब सा ड्राइंग हो गई है, कोई बात नहीं, भावनाओं को समझो। ये मान लो छोटे वाले का सेंटर है, छोटे वाले के रेस्पेक्ट में मान लो इसके सेंटर से जो दूरी है वो है हमारा R2 वेक्टर। ठीक है? बड़े वाले को भूल जाओ, माइनस रो के चलते ये R2 वेक्टर की दूरी पे है। तो मेरा जो E2 वेक्टर आएगा दैट विल बी सिंपली माइनस रो इंटू R2 वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। सो E वेक्टर विल बी नथिंग बट E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, दैट इज रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट R1 vector minus R2 vector. Now if we see at the diagram, A vector plus R2 vector is R1 vector, so R1 minus R2 is nothing but A vector. तो मेरे पास E vector जो आएगा that will be simply rho A vector by 3 epsilon naught. तो एक बात तो यहां पर फिक्स है, एक बात तो यहां पर फिक्स है, और वो है जो दिस इज कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। बट एक और बात भी चीज फिक्स है, ये हमारा जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा जीरो नहीं है। तो स्फेरिकल कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, वो बकवास है। ठीक है? यानी E वेक्टर इनसाइड a spherical cavity is a uniform but need not be zero। जो स्फेरिकल कैविटी है उसके अंदर E वेक्टर हमारा यूनिफॉर्म भले ही होगा लेकिन जीरो होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। E vector is equals to 0 if and only if A vector is a zero vector. That means
sphere and cavity are concentric. स्फीयर और उसका कैविटी जो है वो हमारे दोनों कंसेंट्रिक होना जरूरी है. मेरे ख्याल से ये हमें समझ में आ चुका है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्फेरिकल कैविटी, जो कि हम लोग यहां पर साफ साफ देख सकते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट अबाउट द सिलिंड्रिकल कैविटी? ठीक है, कुछ अलग नहीं होने वाला है. मैं इसे फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. मेरे पास एक इनफाइनाइट थिक वायर है. ठीक है, और जो कैविटी होगा वो भी मेरा इनफाइनाइट एक थिक कैविटी होना पड़ेगा. यानी व्हाट विल बी द सिनेरियो? सो दिस इज द इनफाइनाइट थिक वायर लाइक दिस. ठीक है भाई, देखो फाइनाइट के केस में तो निकालना पॉसिबल ही नहीं है, हमारी औकात की बाहर है. दिस इज द एक्सिस. ठीक है, यहां पर भी इंफिनिटी पे जा रहा है, यहां पर माइनस इंफिनिटी पे जा रहा है. जो हमारा कैविटी है, दैट कैविटी लुक्स समथिंग लाइक दिस. ठीक है, द कैविटी लुक्स समथिंग लाइक दिस. नाउ इन दोनों के एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज से ए वेक्टर. बाकी ये हमारा कैविटी है, बाकी हर जगह पर तो हमारा चार्ज है. जो इसका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होगा, दैट इज से रो. तो हमें फाइंड फील्ड इनसाइड कैविटी. मैं इसको वापस सॉल्व नहीं करूंगा, ध्यान देना. इसका जो टॉप व्यू है वो ये है. ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा. यहां पे 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, यहां पे 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, तो यहां पर 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, यहां पर 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा. तो ई वेक्टर जो आएगा सिंपली रो ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. सो स्फेरिकल कैविटी देख लिए, सिलिंड्रिकल कैविटी देख लिए है. तो अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं एक बार सरफेस कैविटी. ठीक है, देखो कुछ अलग नहीं होना है इसमें, सब कुछ सेम ही है. एक बार तुम इस बात को समझ जाओ किस तरीके से हम नेगेटिव चार्ज और मास को अप्लाई करते हैं, तो ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट्स में कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है. सो वी हैव एन इनफाइनाइट सरफेस लाइक दिस. ठीक है, वी हैव एन इनफाइनाइट सरफेस लाइक दिस, और यहां पर बीच में एक जगह पर कैविटी है, डिस्क लाइक कैविटी ऑफ रेडियस आर. ठीक है, बाकी हर जगह पे चार्ज है लाइक दिस. ये इनफाइनाइट है, मैं दोनों तरफ बाउंड्री ड्रॉ किया हूं, लेकिन वो इनफाइनाइट है. तो हमें निकालना है फील्ड एट अ पॉइंट P, जो इसके सेंटर से बिल्कुल हमारा वर्टिकली ऊपर है, एट अ डिस्टेंस ऑफ √3r. ठीक है, तो इसका जो इक्विवेलेंट हमारा फिगर होगा, ऑब्वियसली बात है यहां पर हमारे पास कोई वॉल्यूम नहीं है, वी विल टॉक अबाउट सरफेस. तो वी विल सिंपली कंसिडर एन इनफाइनाइट सरफेस ऑफ सिग्मा प्लस अ डिस्क ऑफ माइनस सिग्मा. राइट. अच्छा, ये वाला प्लस सिग्मा के चलते जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डेफिनेटली हमारा इस डायरेक्शन में आएगा E1, और इसके चलते जो फील्ड आएगा डिस्क के चलते, क्योंकि नेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में आएगा E2. सो E1 का वैल्यू तो सिंपली आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. इस पे तो कोई बात ही नहीं है, वो हमारा पॉइंट के लोकेशन पे फर्क नहीं पड़ता है, वो तो सिंपली आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. डिस्क के लिए अगर मैं निकालूंगा तो E2 का वैल्यू कितना आएगा, मैग्नीट्यूड बताओ. सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट
1 माइनस स्मॉल आर यहां पे कितना है, √3r बाय अंडर रूट स्मॉल आर स्क्वायर ए स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। स्मॉल आर इज √3r, ए है मेरा कैपिटल आर, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, उसका अंडर रूट करूंगा, स्क्वायर करके ऐड करूंगा, 4r स्क्वायर, अंडर रूट इज 2r। सो E2 मेरे पास कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस √3/2। ये हमारा आ जाएगा E1 और E2 का मैग्नीट्यूड। तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E नेट, वो मेरे पास कितना आ जाएगा, E1 माइनस E2। ठीक है, तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करूंगा, 1 इज गॉन, तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा √3/2 so E net will be √3 sigma by 4 epsilon naught. So that will give me the net value of electric field. ठीक है, और इतना कुछ कर ही लिए तो एक काम कर लेते हैं, क्यों ना हम एक पॉइंट कैविटी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, सो मान लो यहां पर क्या है, हमारे पास एक रिंग है, हमारे पास एक रिंग है जिसके अंदर एक बहुत छोटा सा गैप है। ठीक है, ये वाले रिंग का रेडियस है r, ये वाले का जो चार्ज है दैट इज q। ठीक है, दिस इज अ गैप। ठीक है, लेंथ ऑफ गैप ये दे रखा है मेरा L, दैट इज मच मच लेस देन R। ठीक है, तो ये है मेरा रिंग का सेंटर, फाइंड फील्ड एट O। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, इसका गैप जो है वो बहुत ज्यादा छोटा है, तो इसका लेंथ को मैं प्रैक्टिकली 2πr ले सकता हूं। तो लैम्डा जो होगा दैट कैन बी रिटन एज अप्रोक्सीमेटली q/2πr। सो ये जो मेरा इक्विवेलेंट फिगर होगा, मेरे पास एक रिंग है लैम्डा का जिसका ये सेंटर है O, प्लस यहां पर एक का छोटा सा टुकड़ा है। ठीक है, ये माइनस लैम्डा का, और यहां पर है मेरा पॉइंट O। ठीक है, समझ में आया? जीरो कैविटी क्रिएट करना है तो जितना प्लस लैम्डा लूंगा उतना ही माइनस लैम्डा लेना पड़ेगा। इट्स अ लेंथ। लुक, फॉर वॉल्यूम यू हैव टू टेक प्लस रो माइनस रो, फॉर सरफेस यू हैव टू टेक प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, एंड फॉर लेंथ वी हैव टू टेक प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा। सो ये वाला रिंग का जो हमारा चार्ज पर यूनिट लेंथ है दैट इज लैम्डा, और यहां पर है पॉइंट O, बट ये सेंटर है, तो यहां पर इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा E1 दैट विल बी डेफिनेटली 0, और ये वाला माइनस लैम्डा के चलते यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी E। ठीक है, E2 बोल दो, E net will be nothing but E2। अच्छा, इसका जो मेरा Q होगा दैट कैन बी टेकन एज अ माइनस लैम्डा L, और इफेक्टिवली मैं इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकता हूं बिकॉज द गैप इज वेरी 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 स्मॉल। ठीक है, उसका जो एंगल थीटा है वो मेरा टेंडिंग टू 0 मैं डेफिनेटली मान सकता हूं। तो दोस्तों, जो मेरा फील्ड आएगा E2 जो कि मेरा E नेट भी है, दैट विल बी लैम्डा L, मैग्नीट्यूड वाइज बात करो
बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है। एंड लैम्डा का वैल्यू जो है वो है क्यू बाई 2 पाई आर, सो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू क्यू एल बाई 8 pi square epsilon naught into r cube. So that will give me the net value of electric field. And obviously बात है, डायरेक्शन देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो अपने तरफ लेगा. So E vector will be directed towards the गैप. ठीक है. सो दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का अच्छा खासा हथियार जो है वो हम लोगों ने यहां पर बना लिए हैं. ठीक है. अब अगला थोड़ा सा हथियार आएगा फ्यूचर में. ठीक है. बट राइट नाउ इसके ऊपर बेस करते हुए हम लोग अच्छे खासे अमाउंट ऑफ क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं. तो इसके क्वेश्चन सॉल्विंग के पार्ट में अब हम आगे बढ़ते हैं. राइट.